नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिमत्ता, इसका अर्थ क्या होता है, सिद्धांत, इसका मापन तथा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। हालांकि मैंने इसे दो पार्ट में बांट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जो बच्चे जानते हैं उसको उन सभी को पता है, तो इसके दो पार्ट हमने करके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं आज क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो पहली बात तो हम लोग जानेंगे यहाँ बुद्धि का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या क्या है, और साथ ही बुद्धि के सिद्धांत और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ये चार चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा जो बुद्धि का परीक्षण या बुद्धि का मापन है, और साथ में बुद्धिमत्ता का मापन जो है आईक्यू लेवल का मापन, ये दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कल, क्योंकि इनके भी अलग सिद्धांत हैं, अलग कहानियां हैं, शाब्दिक अशाब्दिक प्रकार का मापन है या कुछ और बातें हैं। उनको मैं बताऊंगा अलग तरीके से, जैसे अल्फा बीटा अल्फा मापन था या बीटा मापन था सेना का जो है, या भाटिया का बैटरी परीक्षण है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और कुछ प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों से, ताकि जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बनते हैं बुद्धि से वो आपको कवर हो जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि, इसके अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और सिद्धांत। ठीक, दो पार्ट हमारे पास यहाँ हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं साहब, समझिएगा। बुद्धि का अर्थ या बुद्धिमत्ता का अर्थ हम लोग समान रूप में किससे लेते हैं? तो भाई कोई जल्दी याद कर ले, कोई किसी चीज को समझ ले तो उसको बुद्धिमान मान लेते हैं। मम्मी पापा ने बोला बेटा ये याद करो, आपने याद कर लिया, अरे क्या बात है, बहुत बुद्धिमान आदमी हो आप तो। ये बात जनरली सुनने को मिलती है। बुद्धिमान क्या यही बुद्धिमान है क्या? नहीं। तो रटना यहां बुद्धि से तात्पर्य लिया ही नहीं गया है, हम ये बात करेंगे। फिर क्या है साहब बुद्धिमत्ता या बुद्धि का मतलब? तो बोले बच्चों की सोचने, समझने, तर्क करने और नए परिवेश में अनुकूलित हो जाने की क्षमता, यह है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो अनुकूलन की क्षमता की बात की जा रही है, बुद्धि की या इंटेलिजेंस की। ये हम समान सा अर्थ लेकर के चलेंगे। क्लियर है? तो यहां आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, या बाकी जो पेरेंट्स यदि कोई देख रहा है तो उन्हें भी बता दूं आप लोगों को कि बालक कोई चीज याद कर रहा है, याद जल्दी कर लेता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह विद्वान है। यह हमें ध्यान रखना है। तो बालक का बुद्धिमान होने से तात्पर्य है उसमें अनुकूलन की क्षमता कितनी है, नए परिवेश में जाता है तो कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये क्षमताएं हम लोग चेक करेंगे। ठीक, देखते हैं एक एक बिंदुओं को हम लोग यहां पर में। तो बुद्धि का अर्थ या बुद्धि से तात्पर्य हम लोग देखेंगे, संज्ञानात्मक व्यवहारों के पूर्ण योग या पूर्ण वर्ग से बुद्धि का तात्पर्य लिया जाता है, जो व्यक्ति में सूझ, समझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों में समायोजित होने या एडजस्ट होने या अनुकूलित होने की क्षमता, अमूर्त रूप में सोचने मतलब चिंतन करने की क्षमता आदि के रूप में प्रदर्शित होती है। यहां विद्वानों ने परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसे बैचलर के अनुसार हम बात करेंगे, इसे बैचलर या बैचलर दो पढ़ सकते हैं हम लोग, ये भी आता है, क्योंकि जो सी एच है उसका प्रोनाउंसिएशन सा भी हो सकता है, ये तो दोनों अलग अलग नहीं है। बैचलर या बैचलर के अनुसार बुद्धि एक समस्या समाधान करने की सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा प्रभावशाली ढंग से वातावरण के साथ संयोजन करता है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना, विवेकशील चिंतन करना तथा प्रभावशाली ढंग से वातावरण के साथ संयोजन होना, ये बातें यहां कही गई हैं वेस्लर के अनुसार। इसी प्रकार से सिरिल बेल्ट नाम के पर्सन आते हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता है। क्या बात की गई यहां पर में? बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता है। तो निर्णय करना भी मतलब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यार, आप डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है आपकी, सोच समझ कैसे पा रहे हैं आप, तर्क कैसे कर पा रहे हैं। पता नहीं वो घिसी पिटी बातें करते रहेंगे, वो तर्क नहीं होते जनरली। आपने कहीं सुना था, बाद में एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये तर्क नहीं हमारे। तो ये कहा गया है अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इन्होंने अपनी एक और दूसरी परिभाषा में कहा हुआ है कि सभी नवीन परिस्थितियों में अपने को समाहित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। नवीन परिस्थितियों में अपने को समाहित करने, समायोजित करने की जो प्रक्रिया है, अनुकूलित करने की जो योग्यता या क्षमता होती है, वही तो बुद्धि है। वह बुद्धिमान कैसा, कहीं भी जाए उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, यही तो बुद्धि है ना। नहीं तो वो तो जड़ चेतन सारी बातें हमारे पास वैसे आएंगी। भाई इंसान और हमारे जो पशु हैं उनमें अंतर क्या है? बुद्धि का।
कि इंसान परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, यही तो अनुकूलन था। पशु परिस्थिति के अकॉर्डिंग कोई प्रकार के व्यवहार नहीं करता है, ये बात हम लोग करेंगे। तो ये क्या हुआ, दो अंतर है। जैसे कि बात करेंगे, आपके घर में हमारे पास हो सकता है भी पालतू डॉग होगा, ठीक, कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने डॉग बोला, ठीक। अब वो होगा क्योंकि वो पालतू लोग, पालने वाले लोग, हमारे पास कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा यार कुत्ता बोल दिया हमारे कुत्ते को, ठीक, इसलिए। तो उनके अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति आता है तो वो कुत्ता भौंक रहा होता है, डॉग भौंक रहा होता है। वो क्यों भौंक रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भैया यहाँ पे नया व्यक्ति आया हुआ है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो ढले ही नहीं, मतलब उसमें बुद्धि नहीं है। लेकिन इंसान जब कोई नया व्यक्ति आता है तो घर के मेंबर भी सारे भौंकने लगते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं। हाँ, मेहमान आया है, वो पानी बोलेंगे आओ भैया बैठिए, इस प्रकार से उनके बड़े इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। ये क्या था आपका ढलने की स्थिति। कहीं नवीन परिस्थिति में आप जाए तो आप जाके भौंकने लगते हैं, कुछ और नए व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्या, नहीं। खाना देखते हैं तो अचानक से आप टूट पड़ते हैं उस पर क्या, नहीं। ये क्या था, हमारे पास संतुलित व्यवहार था। वो किसी भी परिस्थिति में चाहे भूख लगी हो लेकिन तब भी नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग, ये क्या है आपका एक प्रकार से बुद्धि की बात ही है, यार अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, जब बोलेंगे तब खाएंगे। ये क्या हुआ आपका, ये सोचने समझने तर्क करने, अपनी इच्छाओं जो हमारे पास में जो संवेग है उन्हें भी नियंत्रित करने आदि की क्षमता, सबूत क्या भैया, बुद्धि है। ये ध्यान रखना हम लोगों को। अगला आता है मैकडूगल के हिसाब के अनुसार में, बुद्धि जन्मजात प्राप्ति को अतीत में अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। जन्मजात प्राप्ति जो कुछ हमें था, अतीत में अनुभव के प्रकाश में, तो जो हमने अनुभव के अकॉर्डिंग लाया हुआ है उसे सुधारने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, हमारी बुद्धि कहला रही। मैकडूगल साहब की परिभाषा थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी आ जाता है कभी कभी। तो इसी प्रकार से रॉस साहब कहते हैं भैया कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन, चेतन मतलब कि सोची समझी की गई क्रिया, अचेतन नहीं। वो हमारे पास आता कौन सा आपका, ये बुद्धि है। जैसे कि बस में बैठे हुए हैं हमारे कुछ जो बंदूकधारी लोग आ जाते हैं, जिन्हें माफिया कहा जाता है या फिर जिन्हें गुंडे कहा जाता है, सीधी सी बात बोलेंगे, या फिर को बोलते हैं लूटने वाले, लुटेरे आ जाते हैं, बोलते हैं भैया सब शांत रहेंगे, कोई आवाज निकालेगा। एक व्यक्ति सोया हुआ है, अनुकूलन उसका माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। तो मतलब चेतन रूप में अनुकूलन करने की क्षमता, यही तो क्या है आपका, तो बोलेंगे बुद्धि है। तो नवीन परिस्थितियों में चेतनता के साथ अनुकूलन करने की क्षमता, यह बुद्धि कहलाती है। क्लियर है। अब इसी प्रकार से कुछ और परिभाषा इनको देखते हैं। तो बुद्धि व्यर्थ के विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बॉटल दिख रही उसी के बारे में सोच रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है उसी के बारे में सोच रहा है, अच्छा पक्षी उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है भाई, अच्छा इस प्रकार से उड़ता है, चलो सोचते हैं इसके बारे में। सोच सोच के हमारे राइट बंधुओं ने क्या बना लिया भैया, एरोप्लेन। ये क्या था, बुद्धि था। तो अमूर्त विचार जो थे, व्यर्थ के विचार थे, इनको सोचोगे तो आप ज्यादा चिंतन करेंगे। बोले व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त मतलब कि जो दिखाई नहीं दे रहा उनके बारे में कल्पनाओं में ज्यादा सोचता है, कल्पना ज्यादा कर रहा होता है, वह उसी अनुपात में बुद्धिमान कहलाता है। किसने बोला है, बोले टर्मन साहब ने। अब टर्मन की बात तो मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तो फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा, बोले आईक्यू लेवल का, तो मानेंगे ना, बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे भैया, तो आप जो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप चिंतन नहीं करते ना, बस लिया मोबाइल सर्च कर लिया खत्म है, सोचते नहीं अपन लोग, लिया मोबाइल कुछ भी करने लग गए, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा आज दौरान में। और यही दिमाग बच्चों का काम नहीं कर रहा। देखिए आगे चल के बच्चों की सोचने समझने तर्क करने अनुकूलन की क्षमता खत्म होती जा रही है। जैसा दिख रहा है वैसे ही फट से प्रेजेंट कर दिया। ये क्या है आपका, क्योंकि आपने दे दिया, जब बच्चा सोचता था वो मोबाइल पकड़ा दिया आपने। बरसात का मौसम चल रहा है, फिर से बात करूंगा, कल भी एक और बरसात वाली बात किया था। बादल देखते थे आप लोग बचपन में, नए नए विचार आते थे, अच्छा हाथी जैसा दिख रहा है, वाह घोड़े जैसे दिख रहा है, नहीं नहीं पेड़ जैसे दिख रहा है, ये कल्पना कर रहे हैं आप लोग। आज कितने बच्चे देखते हैं भला बादलों को, सब तो मोबाइल लेके गेम में लगे हुए हैं। बस वही बातें आएंगी हमारे पास, सोचने समझने तर्क करने, बोले अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये सब क्या आपका बुद्धि है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया हूं कि भाई आप लोग यहाँ पर मैं चलो मास्टर है कुछ भी बता देगा, नहीं। आगे चल करके आपको भी ध्यान रखना है, आप भी पालक बनेंगे, आप भी टीचर बनेंगे, तो कम से कम बच्चों को जब पालन पोषण करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि उनकी परवरिश से मोबाइल को दूर रखना है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, मतलब उन्हें सोचने देना है, तर्क करने देना है, चिंतन करने देना है, ये बात हमारे पास आएगी। अगला आता है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। विनय साहब आते हैं, कहते भैया 4 शब्द हैं बुद्धि के। एक तो पहला ज्ञान, कहाँ गया हमारा ज्ञान, ये। दूसरा कौन सा बोलेंगे भैया, आविष्कार। तीसरा कौन सा है, निर्देश। और चौथा है आलोचना।
ज्ञान होगा तो आप यहां आविष्कार करेंगे, पहली बात यह है। संज्ञान वही हमारे पास में जो हमारे पास नॉलेज आ रहा है वही कहला रहा है ज्ञान। सूचना के माध्यम से प्रोसेसिंग करने के बाद जो बचा होता है वही कहलाता है कि आपका ज्ञान। ठीक, सूचनाएं वो होती हैं रॉ, कच्ची होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो सही रूप में हमारे पास दिमाग में बैठेगी, नहीं यार ये बात तो सही थी, कचड़ा नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो वो कहलाएगा ज्ञान। नहीं तो केवल इंफॉर्मेशन आपके पास रखी हुई है ढेर सारी, तो इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे यार ऐसा सुना था, वो सुना था आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप पूरा सही तथ्यों के साथ बात करते हैं तो कहलाता है क्या, ज्ञान। इसी प्रकार से आप करते हैं आविष्कार। आविष्कार के साथ अगला आता है निर्देश। जब तक आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, पर्याप्त समझ नहीं होगी, तब तक आप निर्देश की ओर में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगला आता है हमारे पास आलोचना, अर्थात हम बात करेंगे आलोचना व्यक्ति तब करता है जब वो ज्ञानवान होता है, उसके बारे में जानता है। बिना जाने हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप बात करिए यार ये कवि थे, आलोचक थे, निबंधकार थे, आलोचक थे, इनके आलोचक देखे जाते हैं, वो उनके आलोचक। जैसे ही बात करेंगे यहां पर मैं निराला साहब जो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आलोचक थे यहां पर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। जानकारी आपने सही कहीं लगाया होगा। कब ने आलोचक बने, जब उन्होंने उनकी किताबों को पढ़ा। यार इनको हिंदी का इतना बड़ा यहाँ पर मैं कवि और हमने आपका विद्वान मान लिया है, जबकि इनको हिंदी तो उतनी वास्तविक रूप से आती ही नहीं। एक ग्रंथ लिख देने से तो यहाँ पर हिंदी के महान व्यक्ति तो वो नहीं बन जाएंगे, ये बात कही गई। और इसी बात के आधार पर उन्होंने एक बार शायद फटकार लगाई थी हमारे, मतलब कि थोड़ा सा बहस हो गई थी महात्मा गांधी के साथ। आप थोड़ा सा देखिएगा, संवाद उनका बहुत अच्छा है। तो आलोचना कब करेंगे, ये टुच्चे पुट्टे टाइप की आलोचना नहीं करना भैया, लो उसकी लगे चुगली करने में, ये चुगली आलोचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आलोचना नहीं होगी। तो देखते हैं बिने के अकॉर्डिंग ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ये चार बातें गई। नहीं तो भैया आलोचना क्यों रख दिया बिने ने, मूर्ख व्यक्ति नहीं था वो, सोची समझी बातें कहना, नपे तले रूप में आलोचना करना भी तो जब ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान होगा, तथ्यों के आधार पर करना, यही कहलाता है हमारे पास आलोचना का वर्ड रहेगा, क्रिटिसाइज करना। ठीक, चलो अगला चलते हैं। स्टर्न महोदय के अकॉर्डिंग एक परिभाषा आती, कहती बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया। फिर से देखिए साहब, बिने, साइमन, स्टर्न और टर्मन ये व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में ढेर सारे काम किए हैं। तो स्टर्न की बात ही मानना पड़ेगा, बोले बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है। आप क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे तो देखेंगे हमारे पास यार कुछ तो नया कर पाएंगे यहाँ पे। आपने एक बात सोची होगी, एक बड़ा बहुत विद्वान था, कलाकार था, शायद पेंटिंग बनाया उसने और या चौराहे पे लगा दिया कि यार बताओ इसमें कमी क्या है, सब कुछ ना कुछ कर देते हैं वहां पर में। ठीक, तो इसी प्रकार की बातें भी आपने वो चीज को देखी होगी तभी आपने कमी बताई ना। ऐसा तो है नहीं कि यार कमी कमी बता रहे हैं यहाँ पर में। हालांकि बाद में दूसरी पेंटिंग वो निराश हो जाते हैं, बात अलग है, उनके गुरु ने कुछ और बात बोला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता होगा तभी यहां पर में कमी निकालेंगे, आलोचना निकालेंगे, सीधी सी बात ये आएगी। जैसे कि हमारे पास में अलग अलग चीजें आती हैं, उनसे हमारे पास में जो सूचनाओं को हमने संप्रेषित किया अपने पास दिमाग में, उनके बाद उनको प्रोसेस करेंगे कम्युनिकेट करने के बाद में, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, और फिर अच्छाइयां बुराइयां दोनों बताएंगे, साथ में समाधान ही बताएंगे। तो यही तो आलोचनात्मक प्रक्रिया है स्टर्न के अकॉर्डिंग। स्टर्न ने एक और बात बोली कि बोले नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता, योग्यता, बुद्धि है। बोले नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को आप अपनी बात कह पा रहे हैं और उनको क्या कर पा रहे हैं, समायोजित कर पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये कहला रही कौन सी आपकी परिभाषा, बुद्धि की, स्टर्न के अकॉर्डिंग। और मन नाम के व्यक्ति आते हैं, तो मन की परिभाषा उन्होंने कहा हुआ है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की, मस्तिष्क मतलब मन की बात करें यहां पर मैं, नमनीयता। तो मन एक बार यहां पर आ गया और मस्तिष्क यहां गया, तो नमनीयता की परिभाषा किसने बोली भैया, ये मन है। नमनीयता मतलब झुकाव करना, लोचशीलता। ठीक, तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि कहलाती है। ये बात कही हमारे व्यक्ति मन नाम के व्यक्ति ने। तो मुझे उम्मीद है ये परिभाषाएं आपको क्लियर होंगी। इसी प्रकार से कुछ हमारे पास और विद्वान आते हैं, जैसे बेवेस्टर साहब कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने एवं उसके व्यवहार में लाने की योग्यता है। ज्ञान ग्रहण करने और उसे व्यवहार में लाने, ठीक, ये दो बातें हैं। ज्ञान तो हम लोग तोते को भी दे देते हैं ना, बेचारा वो भी सीख लेता है, यहाँ पर रामा रामा या दुनिया की चीजें बोल देता है भैया, लेकिन उसको अनुकूलन में ला पाता है कि हमेशा नहीं ला पाता है। तो यहाँ ज्ञान लेने, ग्रहण करने
तथा उसके अनुकूलन की, उसके उपयोग में लाने की क्षमता क्या कहला रही है? बुद्धि कहला रही है, योग्यता बुद्धि कहला रही है। किसने बोला हुआ है? तो बात करें हमारे पास प्रिंटर नाम के व्यक्ति हैं। थार्नडाइक साहब कहते हैं कि सत्य एवं तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति, सत्य एवं तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की जो शक्ति होती है वही क्या है? बुद्धि है। किसने बोला? थार्नडाइक साहब ने। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इनकी परिभाषाओं को आपको 2-3 बार सुनना है। एक बार अपने हाथों से रफ कागज पर लिख लीजिएगा, ठीक, संभवतः मुझे पूरी उम्मीद है याद हो जाएगा। हम क्या करते हैं? केवल रटते जाते हैं। नहीं भाई, एक बार कॉपी से आप उसको हाथ से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। मैं आपको बताऊंगा यही बात स्मृति विस्मृति में, और अच्छी स्मृति का क्या लाभ होता है। आगे चल के क्लास आएगी हमारी स्मृति विस्मृति में, क्यों भूल जाते हैं और कैसे ज्यादा याद रखा जाए, ये दोनों बातें मैं करूंगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं इन परिभाषाओं के बाद। नेक्स्ट हमारे पास बातें रहेंगी बुद्धि के प्रकार। तो थार्नडाइक और गैरेट साहब आते हैं, अपने अध्ययनों में उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो 3 प्रकार की बुद्धि, पहली आती साहब मूर्त बुद्धि, इसे हम कहते हैं यांत्रिक या गत्यात्मक या गामक बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि की बात करेंगे, जैसे इंजीनियर की बात करें, वो हमारे पास मूर्त बुद्धि का पार्ट है, तो बोलेंगे ऐसी मानसिक योग्यता जिनके सहारे व्यक्ति व्यवहार को सीखता है, समझता है, प्रत्यक्षता दिखाई देने वाली स्थितियों या वस्तुओं को महत्व की वस्तुओं के रूप में कन्वर्ट करता है। ये कहलाता कौन सा? आपका मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि। जैसे कि लकड़ी का एक कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति आता है कारीगर, उसमें कुछ ऐसे हथौड़े चलाता है और उसे नया रूप दे देता है, बस इतना सा काम किया। ये कहला रहा कौन सा? आपका मूर्त बुद्धि। लकड़ी का टुकड़ा बना हुआ पड़ा हुआ था, उसने, एक व्यक्ति आता है, उसके बारे में सोचता, अच्छा ऐसी पेंटिंग हो सकती है, ऐसी मूर्ति बन सकती है, तो एक पता नहीं किसी प्रकार की मूर्ति को उसने बना दिया, पेंटिंग जो मूर्ति होती है स्कल्पचर लकड़ी का बना दिया। वो क्या कहलाएगा? आपका अमूर्त, मतलब कि नवीनता प्रदान करना उसी को अमूर्त। चिंतन के आधार पर जब आप कोई बात को परफॉर्म करते हैं, किसी व्यवहार को परफॉर्म करते हैं, तो कहलाता कौन सा? आपका यहां पर मैं मूर्त बुद्धि। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा मूर्त बुद्धि का, ये होता है यांत्रिक रूप में, ऐसा बताया वैसा हो गया, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि पत्थर की लकीर वाली कहानी, इनपुट डालोगे तो आउटपुट वैसे ही निकलेगा। सोचिएगा, समझिएगा। जैसे कि मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा कोई आए तो पानी देना, ठीक, कोई भी आए तो हमारे भाई ने सोचा समझा, अच्छी बात है, कोई आया, पानी देने का दिमाग नहीं चला, मम्मी उधर सवाल आती, पानी तो दे के आ, तो ये दे के आ वाली की बात है, और जो उसने दिया वो कहला रहा कौन सा? आपका यांत्रिक। इधर इनपुट मम्मी की तरफ से मिला, आउटपुट पानी देने के रूप में निकला। क्लियर है? लेकिन कोई आता है तो हमें, चूंकि हम भी कहीं जाते थे, वो बच्चा गया था कहीं किसी के यहाँ, तो उनके यहाँ अच्छा पानी दिए थे, पहले जाते हैं तो ठीक, दूसरी बार भी कहेंगे अच्छा पानी दिए फिर से, ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये बच्चा अपने आप सोच कर करके बिना किसी बताए, यहाँ पर कोई जब कोई आता है घर में अकेला है, वो पानी लेके चल जाता है, वो कहला रहा कौन सा? अमूर्त। जब बताए गए दिखाई देने वाले रूप में जब हम कोई परिवर्तन करते हैं, उस प्रकार के व्यवहार को अपनाते हैं, तो कहलाता कौन सा? मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि, गत्यात्मक, डायनामिक प्रकार की हमारे पास ये इंटेलिजेंस कहलाएगी। लेकिन जब बिना बताए किसी रूप में हो, यहां पर इसके बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने परिवर्तन कर दिया अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, यह कहलाती कौन सी? अमूर्त बुद्धि। तो यह बुद्धिमत्ता कल्पनाशीलता के माध्यम से आती है। अमूर्त बुद्धि की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं सैद्धांतिक बुद्धि में। इसी प्रकार से अगला आएगा सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य है कि जब हम समाज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, सामाजिक संबंधों को बनाते की बात करते हैं, तो वही बुद्धि कहलाती कौन सी? आपकी सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। जैसे कि लोगों के साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना, व्यवहार करना, यह सब कहलाता कौन सा? सामाजिक बुद्धि। तो एक कारीगर की बुद्धि मूर्त, साइंटिस्ट की बुद्धि अमूर्त, इंजीनियर की बुद्धि अमूर्त बता दिया गया है। और सामाजिक, एक सामाजिक व्यक्ति की, नेतागण जो होते हैं, ठीक, सामाजिक बुद्धि आ गई। क्लियर है? इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हैं। ये किसने बताया भैया? तो बोले थार्नडाइक ने। तो प्रश्न पूछेगा, थार्नडाइक महोदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि नहीं है, बुद्धि का प्रकार नहीं है?
तो उन्होंने 3 बताया हुआ है, चौथा जो आएगा इन तीनों के अलावा वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। मानसिक नहीं है, तार्किक नहीं है, कलात्मक नहीं है, भाषाई नहीं है भैया, अमूर्त है, मूर्त है, गत्यात्मक है, सामाजिक, खत्म। किस प्रकार की बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कहा जाता है? तो आपको बताएंगे मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या गामक कहा जाता है। क्लियर है ना? चलो अगला चलते हैं। किस प्रकार की बुद्धि को सैद्धांतिक कहा जाता है? तो आपको बताएंगे अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक कहा जाता है। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा बुद्धि के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे मानसिक बुद्धि, मेंटल एबिलिटी, तर्क करने मतलब सोचने, वो सब कुछ आ जाएगा। तार्किक बुद्धि, तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये कहलाती है कौन सी? आपकी तार्किक बुद्धि, मानसिक बुद्धि से थोड़ा सा अलग। कलात्मक बुद्धि भैया कला की समझ होना, धुन के बारे में पकड़ होना, चित्रकारी करना वगैरह वगैरह सब कुछ क्या है? कलात्मक बुद्धि है। अगला आता है भाषाई बुद्धि, मतलब भाषा, शब्दों के पकड़, उनके बोलने का तरीका, समझ, प्रयोग आदि सभी यहां पर मैं कहलाता कौन सा? भाषाई बुद्धि। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आपका, लटकाना, इसका पर्यायवाची होता है टांगना। ठीक हो गया। लेकिन भाषाई बुद्धि के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे क्यों भैया, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? लटकाए बैठे हो यहां बिल्कुल नहीं आएगा भैया, क्यों मुंह टांगे बैठे हो। कभी बोल सकता है कि नहीं, क्योंकि यदि ये बोलता है तो उसकी भाषाई बुद्धि कमजोर है, उसने पढ़ तो लिया है लेकिन इसका प्रयोग करना नहीं समझ पाया है। क्लियर है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। इस प्रकार की बातें, मतलब कि शब्दों का चयन, प्रयोग आदि प्रकार की जो योग्यता आएगी वो सब आने वाली कहां पर? हमारी भाषाई बुद्धि के रूप में आएगी। वैज्ञानिक बुद्धि मतलब समझ, सोच आदि के रूप में जब कल्पनाशीलता के माध्यम से आप नवीन खोज को निर्मित करते हैं वो वैज्ञानिक बुद्धि कहलाती है। जैसे कोरोनिल हमारे सामने आई, कोरोना की दवा, और इसी प्रकार से और जो दवाएं आ रही हैं वो सब क्या है? वैज्ञानिक बुद्धि के स्वरूप के रूप में देखी जाएंगी। अगला आता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल कोसेंट इसे कहा जाता है भैया। अपने संवेगों को नियंत्रित करने की योग्यता, क्षमता आदि सभी क्या कहला रही है? इमोशनल कोसेंट, सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है यह। अगला आता है हमारे पास में संवेगात्मक, सांवेगिक दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो इतनी हमारी बुद्धि के प्रकार लगभग लगभग बताए गए हैं। अब देखते हैं इन्हीं बुद्धियों से संबंधित सिद्धांत जो हैं अलग अलग विद्वानों ने जो बताए हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एक एक सिद्धांत को। सबसे पहली बात करेंगे, हमारे पास आते हैं इन सिद्धांतों का एक मैंने चार्ट बनाकर रखा हुआ है, कौन कौन से व्यक्ति हैं उनके सिद्धांत थे। जैसे इनके अलग अलग नाम, जैसे एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत। ये सब दिया बिने टर्मन स्टर्न ने 1911 में। बिने टर्मन स्टर्न, आगे चल के मिलेंगे हमारे सारे, क्या है कैसी है इनको सबको बताऊंगा आगे चल के। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कहा गया भैया कि जो बुद्धि है वो एक ही तत्व है जो अलग अलग रूप में अलग अलग दौरान में हमको प्रदर्शित होती है। जब कोई काम व्यक्ति कर रहा होता है तो वो सारी बुद्धि एक साइड कलेक्टिव रूप में लग जाती है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरे काम में लगता है तो वो बुद्धि हमारी कलेक्टिव रूप में वहां काम करने लगती है। इस बात की आलोचना की चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने, और फिर दे दिया एक सिद्धांत, द्विकारक या द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि बुद्धि दो प्रकार से बनी होती है, एक होती है समान मतलब कि जनरल फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक मतलब कि एस फैक्टर, विशिष्ट। अब क्या होते हैं इनको बताऊंगा आगे। अगला आता है त्रितत्व सिद्धांत, त्रिखंडी सिद्धांत। जब हमारे पास आगे चल के आते हैं कौन से? थार्नडाइक साहब। थार्नडाइक साहब का दिमाग खराब हुई है, क्यों आपने यहाँ पे दो ही तत्व होते हैं क्या बोले? तो आलोचना की किसकी? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वितीय तत्व सिद्धांत के, द्वितत्व की। बोले क्या बुद्धि दो ही तत्वों से मिलकर बनती है क्या भैया? एक तो जनरल, स्पेसिफिक नहीं। बोले बहुत सारे कारक होते हैं भाई जो अलग अलग रूप में प्रदर्शित करते हैं आपके दौरान में। तो ये थार्नडाइक ने आलोचना की किसकी? आपका जनरल फैक्टर तो ठीक है लेकिन स्पेसिफिक मतलब कि एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में अच्छा होगा, किसने बोला? स्पीयरमैन ने। जबकि कोई बच्चा दो तीन सब्जेक्ट में अच्छा होता है, फिर कहां की गई आपकी बुद्धि? तो इसलिए आलोचना की थार्नडाइक साहब ने। और फिर आता है यहां पर मैं इनका त्रिखंड सिद्धांत। बोले जो बाकी और में होता है वो बाकी अलग तरीके से देखा जाएगा, इसे कहते हैं त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत। किसने बोला? स्पीयरमैन साहब ने दिया था। अगले आते हैं हमारे पास कौन सा? बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुमात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादिता का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत या असत्तात्मक, इन आदि नामों से इसे जाना जाएगा। और ये सिद्धांत दिया किसने? हमारे पास में थार्नडाइक साहब ने।
बहुकारक ध्यान रखिएगा, बहुखंड ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आने वाला है हमारे पास में बहुखंड के बाद में आता है कौन सा, बहुआयामी, फिर आएगा कौन सा, बहुमानसिक योग्यता और बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक, तो ये बहुबुद्धि किसका है भैया, तो बोलेंगे गार्डनर साहब का है। बहुबुद्धि, बुद्धि, गॉड, बुद्धि, बहुबुद्धि आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बहुआयाम, तो बोले गिलफोर्ड। फोर्ड ट्रैक्टर बना लो, आयाम ढेर सारे आयाम काम करता है, ट्रैक्टर भी है और सब कुछ है, ऐसा कुछ दिमाग कुछ भी लगा लो भैया आप लोग। बोले बहुकारक थार्नडाइक, बहुमानसिक योग्यता थर्स्टन और केली, बहुआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुबुद्धि सिद्धांत बोलेंगे हार्वर्ड गार्डनर। फिर आता है प्रतिदर्श, प्रतिमान, नमूना, मॉडल, वर्ण, घटक आदि प्रकार के सिद्धांत बोले थॉमसन नाम के व्यक्ति आते हैं, 1955 में दिया। इसके बाद आता है पदानुक्रम सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो बताते हैं कौन से हमारे, बोलेंगे बर्नर नाम के व्यक्ति आते हैं। फिर आता है बुद्धि का क और ख का मॉडल, तो टेबे नाम के व्यक्ति आते हैं। और त्रितत्व त्रिचापी सिद्धांत, रॉबर्ट सटनबर्ग नाम के व्यक्ति आते हैं। क्लियर है, तो ये सिद्धांत हमारे कुछ हैं। ये केवल आपको एक चार्ट याद करने के लिए रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जनरली प्रश्न पूछेगा कि प्रतिदर्श सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है या नमूना सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे सीधे थॉमसन ने। अब इनके अंदर की कहानी क्या है मैं बताता हूं, एक एक को आगे देखिएगा। तो पहला आता है एक तत्व सिद्धांत, तो बिने टर्मन और स्टर्न ने इसे प्रतिपादित किया। ठीक, इंपॉर्टेंट, किसने दिया, एक तत्व के नाम क्या है भैया, तो एक खंड, एक चाप, एक तत्व, एक कारक, निरंकुशवादी, ऐसे सारे नाम दिए गए इसके। तो एक तत्व सिद्धांत आया। उनका मानना है कि बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में एकत्रित होकर एक ही कार्य करती है। ये तो हमारी मम्मी लोग फेल कर देती हैं साहब, इधर बात भी चलते जा रही है, इधर चावल भी डाला हुआ है, साथ में यहाँ पर में सब्जी को भी काम चल रहा है, और एक और तीसरा वाला यदि वो भी है तो वहां पर रोटी भी मिल रही है हमारी, तो मल्टी टैलेंटेड होगा साहब ये तो। फिर तो ये जो बात है यहाँ पर में, तो ये बात तो चुभ गई लोगों को, मम्मी लोगों को चुभ गई हमारी। तो यहां ध्यान रखना है कि जो भैया संपूर्ण बुद्धि एक समय में एक कार्य नहीं करती है, बहुत सारे कार्य करेगी। इसकी आलोचना किसने की थी, तो बोलेंगे स्पीयरमैन ने। तो पहली बात क्या बोला इन्होंने, बोले बिने टर्मन स्टर्न नाम के व्यक्तियों ने कहा कि बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में एकत्रित होकर के एक कार्य करती है, इसलिए इसे एक तत्व, एक कारक, एक खंड सिद्धांत कहा हुआ है या निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है। अगला, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि सबसे अधिक शक्तिशाली मानसिक शक्ति है तथा सभी मानसिक योग्यताओं को, जो मानसिक योग्यता है उनको नियंत्रित करती है, उनका संचालन करती है। विद्वानों ने सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है कि बुद्धि एक इकाई नहीं है बल्कि समूह है। भाई आप अलग अलग कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, आप ऐसा होते ही नहीं कि एक टाइम पे एक चीज कर रहे हैं। आप सोच के बताओ कोई चीज को जरा, कि मैं उस टाइम पे मैं केवल एक ही चीज सोच रहा हूं, नहीं। आप जब वो सोचते हैं यार क्या मैंने ऐसा सोचा, दिमाग में चल रहा होता है, दिमाग ही तो आपका कई चीज परफॉर्म करा रहा होता है। आप पढ़ के नहीं देखोगे, दिमाग इधर नाचेगा कहीं उधर नाचेगा, कुछ देर में ही नाच के देख लेगा। तो ये एक कारक एक तत्व तो है ही नहीं हमारा दिमाग भी, मानसिक योग्यताएं भी अलग अलग चल रही है ना। तो बोले बुद्धि का उपयोग एक समय में एक कार्य करने के लिए नहीं बल्कि अलग अलग कार्य भी परफॉर्म हो सकते हैं, तो इसकी आलोचना कर दी गई। लेकिन यह सिद्धांत तो दिया बिने टर्मन स्टर्न ने। क्लियर है ना, क्या बोला इन्होंने भैया, बोले सभी बुद्धि एक साथ कलेक्टिव रूप में एक कार्य को कराने का काम करती है, ये इकाई के रूप में आपके सामने नजर आएगी। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद का सिद्धांत, दूसरा आएगा द्वितत्व सिद्धांत। तो द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, ये दिया स्पीयरमैन साहब ने। लगभग ये सिद्धांत हमारे पास आता है, इनके द्वारा कहा गया, इसी के आलोचना स्वरूप आया हुआ था। तो यहां पर मैं सिद्धांत आलोचना स्वरूप जब आया तो उनका कहना है तो ये दो तत्वों से मिलकर बनी है। एक आता है समान बुद्धि या समान कारक, इसे कहते हैं जनरल फैक्टर, जी इसे कहा गया है। और एक आता है विशिष्ट, मतलब इसे कहते हैं एस फैक्टर इसे कहा जाएगा। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों आते हैं और ये कलेक्टिव रूप में काम करते हैं। बोले जी फैक्टर सब में समान रूप से पाई जाती है, अलग अलग है ही नहीं है, कॉमन है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो अलग होता है। बोले कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई व्यक्ति साइंस में अच्छा है, कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई यहां पर में आर्ट्स में अच्छा है, ये बात कर दी गई यहां पर में। तो क्या हुआ, आपका जो अच्छा वाली बात है, जो विशिष्टता है यहां पर व्यक्ति की, वो क्या है, वही तो विशिष्ट बुद्धि है साहब, किसने बोला है, स्पीयरमैन ने।
लेकिन थार्नडाइक कहते हैं भैया अच्छा ठीक है आपने कर दिया विशिष्ट बुद्धि, लेकिन कोई अच्छा कला में है, कोई अच्छा किसमें है, साइंस में, ऐसा आपने बोला। लेकिन कोई व्यक्ति दोनों में अच्छा है तो वो कहां की बुद्धि आ गई, ये दिक्कत हो गई ना फिर तो यहां पर मैं। तो थार्नडाइक साहब ने बोला भैया इनके अलावा, दो तत्वों के अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं, आप उन चीजों के अलावा भी काम करेंगे ना। जैसे कि बात करें हमारे पास में एक बहुत सारे फेमस व्यक्ति आते हैं, लियोनार्डो दा विंची, आर्टिस्ट भी थे, कलाकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, और भी गुण थे उनके। तो ये क्या, उनमें तो भैया बहुत सारी बुद्धि एक साथ होना चाहिए था। आप तो स्पेयरमैन साहब फैल ही होगा यहां था ना। इसी प्रकार से इन बातों को आलोचना की गई। किसने किया आलोचना, थार्नडाइक साहब ने। तो थार्नडाइक साहब क्या कहते हैं भैया, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक महोदय ने किया, और बुद्धि समान, ये आया कौन सा, बहुकारक सिद्धांत, इसे बोलेंगे कौन सा, बहुकारक सिद्धांत आया। तो इसका प्रतिपादन किया किसने, थार्नडाइक साहब ने। उधर आलोचना करने के बाद अपना नया सिद्धांत दिया था बहुकारक सिद्धांत। मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वहां 2 फैक्टर था। अब देखते हैं साहब, उनके अनुसार समान बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि मनुष्य में कोई स्थान नहीं रखती साहब, बल्कि मनुष्य में बुद्धि विभिन्न प्रकार के बौद्धिक समूह के समुच्चय का समूह होती है। समुच्चय मतलब गुच्छा होता है इनका, और बुद्धि इन्हीं समूह का प्रयोग करती है। प्रत्येक तत्व में एक विशिष्टता निहित होती है जो विभिन्न वर्गों को हमारे पास संपादित करती है, और ये विशिष्टता अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग रूप में दिखाई देती है। ये बात किसने बोले, थार्नडाइक ने। एक ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बौद्धिक विशिष्टता अलग अलग समय पर प्रदर्शित हो सकती है, इसे कहा गया बहुकारक सिद्धांत। मुझे उम्मीद क्लियर होगा। ये किसने दिया बहुकारक सिद्धांत, थार्नडाइक ने। खत्म। बोले जो बुद्धि होती है विभिन्न कारकों या योग्यताओं का समूह है, जो अलग अलग योग्यताओं को धारण करता है, तथा ये योग्यताएं परिस्थिति विशेष के अकॉर्डिंग अपना स्वरूप प्रदर्शित करती हैं। अगला आता है त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत। ये किसने दिया, स्पीयरमैन ने। एक तत्व हुआ, द्वितत्व हुआ, त्रितत्व। द्वितत्व और त्रितत्व, दो खंड एक खंड, द्विकारक त्रिकारक, किसने दिया है, तो बोलेंगे स्पीयरमैन ने दिया है। तो थार्नडाइक की आलोचना के पश्चात स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत में संशोधन किया, और संशोधन के पश्चात इसने बताया कि भैया यहां पर में 3 कारक हो गए। एक कारक कौन सा, बोले ये सामान्य बुद्धि, जी। एक आता कौन सा आपका, एस विशिष्ट बुद्धि। एक आता कौन सा हमारे पास में, ग्रुप, मल्टी, सामूहिक बुद्धि। तो सामूहिक बुद्धि के अंतर्गत में एक व्यक्ति जो विभिन्न योग्यताओं को धारण करता है, वही सामूहिक बुद्धि होती है। किसने बोला, स्पीयरमैन ने। कब बोला, आलोचना के बाद। ठीक, तो त्रितत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व कौन सा बताया हुआ है, तो यहां पर आता है सामूहिक बुद्धि का। क्लियर है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस इसे बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आया हमारे पास इन सिद्धांतों के पश्चात में यहां बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, यह दिया था थर्स्टन नाम के व्यक्ति ने और केली नाम के व्यक्ति ने। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे थर्स्टन एवं केली महोदय, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की बुद्धि को विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह बताया हुआ है, और व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक योग्यता और बुद्धि जो है, इन्हीं के मध्य अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप दिखाई देती है। तो यहाँ 2 व्यक्ति आते हैं मानसिक योग्यता के संदर्भ में। पहले आते हैं केली महोदय और एक आते हैं थर्स्टन महोदय। इन्होंने बताई है 9 मानसिक योग्यताएं, इन्होंने बताई हुई है 7 मानसिक योग्यताएं। तो केली के अनुसार 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है हमारी बुद्धि। ये 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं, बोलेंगे भैया, एक सामाजिक योग्यता, समाज के बारे में जानने समझने आदि की योग्यता। दूसरी आती है वाचिक योग्यता, तो बोले बोलने समझने, वही वाचिक सभ्यता, क्षमता, सॉरी सभ्यता नहीं, क्षमता बोलेंगे हम लोग इसको, वाचिक क्षमता, वाचाल होना, वाकपटु होना, शब्दों का सही प्रयोग करना, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन सा आता है, ये वाचिक योग्यता। संख्यात्मक मतलब क्या रहेगा आपका, कि जो गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय अंक आदि प्रकार की बातों को सोचना समझना आदि प्रकार की जो चीजें थी, वो कहलाएगा कौन सा, संख्यात्मक योग्यता। अगला आएगा क्रियात्मक, तो यहाँ पर मैं कोई बातों को परफॉर्म करना है किसी प्रकार से, तो जो क्रिएटिविटी वाली बात आएगी उसी से क्रियात्मकता आएगी। भैया आपकी चीजों को यहाँ पर समझेंगे तो कहलाता क्रियात्मक योग्यता है, और ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण पार्ट जाएगा। अगला आता है शारीरिक क्षमता की योग्यता, यांत्रिक योग्यता, यांत्रिक मतलब कोई चीज परफॉर्म किया, देन उसके बाद डायरेक्ट इधर आ गया, जो मूर्त तत्वों के संदर्भ में होती है वो। फिर आती संगीतात्मक योग्यता, मतलब संगीत कला आदि के बारे में जानकारी रखना, संगीतात्मक योग्यता है।
अगला है फिर अभिरुचि योग्यता, अर्थात इसे कहते हैं हम लोग कौन सा, अभिरुचि, रुचि, अपना इंटरेस्ट आदि शो करने की योग्यता अभिरुचि योग्यता कहलाती है। नेक्स्ट रहेगी स्थानिक योग्यता, मतलब देशज योग्यता, किसी स्थान विशेष के बारे में समझ, जानकारी आदि रखने की योग्यता, ये कहलाती कौन सी हमारी, ये स्थानिक या देशज योग्यता कहलाती है। तो केली के अनुसार 9 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं। अगला आता है थर्स्टन नाम के व्यक्ति के अकॉर्डिंग 7 प्रकार की योग्यताएं हैं। पहला आता भैया संख्यात्मक, एक यहाँ पर कॉमन है। इसी प्रकार से आई भाषाई या शाब्दिक योग्यता, थोड़ी सिमिलर। स्थानिक वही है, वो हमारे पास आता है। शब्द प्रवाह है, मतलब शब्दों के मायाजाल, मतलब बोलने आदि प्रकार की क्षमता, वो कहलाती कौन सी, शब्द प्रवाह क्षमता है। अगला आता है तार्किक योग्यता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये कहलाती तार्किक योग्यता। स्मृति योग्यता याद रखने की क्षमता है। और प्रत्यक्ष परख क्षमता का मतलब हो जाएगा किसी चीज को देख करके उसके बारे में सोचने, समझने और तर्क करने के बारे में जानकारी लाना, ये कहलाती कौन सी, प्रत्यक्ष परख क्षमता है। तो ये सारी क्षमताएं हमारे सामने रहेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट में इन योग्यताओं के पश्चात, तो आएगी बहुआयामी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड साहब ने। गिलफोर्ड साहब ने एक प्रतिमान विकसित किया तथा यहां पर बताया कि भैया बुद्धि जो है 3 आयाम पर काम करती है, और यह बहुआयाम पर काम करती है बोल सकते हैं। इसके 3 आधारभूत आयाम हैं। पहला आता है संक्रियाएं, ऑपरेशन सिस्टम कहते हैं। दूसरा आता है सूचना सामग्री, चिंतन या विषय वस्तु। और तीसरा आता है उत्पादन या परिणाम। तो यहां पर इस प्रणाली में उन्होंने संक्रिया के अंतर्गत रखा हुआ है संज्ञान में आना, याद रखना, अभिकेंद्री चिंतन करना। अभिकेंद्री मतलब अपसारी और अभिसारी। तो यह आया कौन सा, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, दोनों प्रकार के चिंतन करना, मूल्यांकन करना। अपसारी का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, जो हम बात करते हैं केंद्र से दूर की ओर, ये कहा गया। ये अपसारी वाले याद करिए, पहले ये जाना, उसके बाद बाहर की कड़ियों को जानने का प्रयास करेंगे, वो कहलाता कौन सा आपका अपसारी। पहले बाहर की कड़ी जाना, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे हैं, वो अभिसारी, अभिसारी चिंतन। ठीक है ना, 2 प्रकार के चिंतन हो गए। और फिर मूल्यांकन करना। अगला आएगा विषय वस्तु चिंतन या सूचना सामग्री, मतलब हमारे पास आकृति के रूप में होगा, डायग्राम फॉर्मेट में, संकेत के रूप में होगा, अर्थगत या व्यवहारिक रूप में हमारे पास विषय वस्तु हो सकती है, इनके बारे में समझना। फिर आता है परिणाम उत्पाद, तो इसमें आता है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, निहितार्थ आदि सभी को हम लोग समझेंगे। तो वो आता है कौन सा हमारा पार्ट, ये परिणाम उत्पाद के रूप में। तो ये 3 आयाम को मिलाकर के इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया हुआ था। तो पहला आया संक्रियाएं, अर्थात प्रारंभिक रूप में व्यक्ति जो संक्रियाएं करता है किस आधार पर में, ज्ञान के आधार पर में, चिंतन के आधार पर में, ये आपका जो एक सूचनाओं के आधार पर में है वो कहलाएगी। इसके पश्चात व्यक्ति कोई ना कोई यहाँ पर में सूचनाओं का चिंतन के आधार पर में कोई बातों को प्रेजेंट करेगा। ये जो बात हमारे सामने है बौद्धिक क्रियाओं को सम्मिलित करना, यहाँ विषय वस्तु में यहाँ एक बात कही जाती है, इन सभी बौद्धिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा जो व्यक्ति के ज्ञान को मजबूती प्रदान करते हैं, आकृति के माध्यम से, संकेत या किसी और रूप में। अगला फिर परिणाम या उत्पाद, इनके माध्यम से जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा, सकारात्मक नकारात्मक, वो हम करेंगे परिणाम या उत्पाद है। तो संक्रियाएं क्या थी, तो बोलेंगे हम लोग वे सभी प्रकार की मानसिक चेष्टा जिससे हम लोग ज्ञान को क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, सूचना सामग्री की वृद्धि करते हैं, संक्रियाएं हैं। बौद्धिक क्षमता जिसके माध्यम से ज्ञान को और अधिक मजबूत बनाएंगे, तर्कपूर्ण बनाएंगे, विषय वस्तु है। और उत्पाद, तो उत्पाद हमारे पास रहेगा। 3 प्रकार की चीजें आई हैं। बोले गिलफोर्ड हमारे इन्हीं बौद्धिक प्रतिमानों के विशिष्ट तत्व या विषय वस्तु का परिणाम होती है, गिलफोर्ड साहब ने बोला है। तो प्रश्न पूछेगा कि बहुआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड साहब ने कितने आयाम बताए हैं, कितने पार्ट आप बताए हैं, तो 3 आधारभूत आयाम हैं, संक्रिया, विषय वस्तु या सूचना सामग्री या चिंतन, और परिणाम या उत्पाद। ये इतने सारे नहीं है, ये सूचना सामग्री एक ही है, चिंतन एक ही है, विषय वस्तु एक ही है। क्लियर है। अगला आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर नाम के व्यक्ति ने दिया था। बोले बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुरूपी होता है। यहां पर बात करेंगे, बहुत सारे न्यूरो मनोवैज्ञानिक शोध उन्होंने किया हुआ था और उनके आधार पर परिणाम बताया, और परिणाम के आधार पर उन्होंने प्रारंभिक रूप में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, बाद में और अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार बताया तथा 2000 में 9वां। तो इनके अकॉर्डिंग, गार्डनर के अकॉर्डिंग टोटल 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, और इन सभी का जो योग होता है
बहुरूप जो हमारे पास आया वही तो बुद्धि है। बोले भाषाई बुद्धि एक है। फिर आता कौन सा, तार्किक या गणितीय बुद्धि हमारे पास रहेगी। स्थानिक बुद्धि है, सारिक गतिक बुद्धि है। फिर आता है बुद्धि सांगीतिक, व्यक्तिगत माध्यमन बुद्धि, व्यक्तिगत भय बुद्धि, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी का मतलब एक एक बात करते हैं। भाषाई मतलब भाषा की समझ, मैंने बताया था आपको। तार्किक गणितीय, तर्क वितर्क करना, गणितीय संक्रियाएं करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, यही आपका तार्किक और गणितीय बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि, स्थान विशेष आदि के संबंध में समझ विकसित करना। शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक क्षमताओं आदियों का योग करना, हमारे पास में संवेगात्मक तत्वों को समझना आदि प्रकार से आया कौन सा, शारीरिक गतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि का मतलब होता है, ये कहलाता भैया कि भैया जो संगीत है, कला है, उनके बारे में समझना जानना, ये सांगीतिक बुद्धि कहलाएगी। व्यक्तिगत माध्यमन बुद्धि अर्थात व्यक्तिगत रूप में उनकी डिटेल जानने का प्रयास करना, यही व्यक्तिगत माध्यमन रहेगा। व्यक्तिगत भय। फिर आता है प्रकृतिवादी अर्थात प्रकृति के अस्तित्व को समझना, उनके बारे में जानने का प्रयास करना। और अस्तित्ववादी का मतलब जो है एग्जिस्टेंस, प्रत्यक्ष परक जो है उसके बारे में जानने का प्रयास करना। दोनों बातें हमारे पास आती हैं। प्रकृतिवादी हमारे साथ हमारे क्या होता है, गूढ़ रूप में होता है, छुपे हुए रूप में कुछ आएगा, किसी के रूप में कहीं से कोई बात कहने का प्रयास किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा कल्पनाओं के आधार पर आया हुआ है। ये सारी बातें हमारे पास आती हैं। ठीक, बहुबुद्धि के अकॉर्डिंग गार्डनर साहब ने बताया हुआ कितने प्रकार की बुद्धि है, तो 9। पहले कितनी थी, 7, 8वीं 1998 में और 9वीं 2000 में जोड़ा हुआ है। ये सिद्धांत हमारे पास आते हैं गार्डनर साहब के। अगला आया नेक्स्ट सिद्धांत है प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत, किसने दिया, थॉमसन साहब ने। ये जो यहाँ प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत है, ये भी आया था स्पीयरमैन के द्विकारक के विरोध स्वरूप में। बोले यार हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत सारे ऐसे प्रकार के क्या थे, प्रतिदर्श को प्रदर्शित करता है। एक कारक यहां पे हो गया और इसी प्रकार कुछ प्रदर्श हो गया कि हमारा जो ज्ञान है या बुद्धि है, बोलेंगे एक साथ ऐसे नहीं कि हार्ड एंड फास्ट ये है तो यही है, नहीं। जैसे एग्जांपल आपसे लेता हूं मैं, हमारे पेपर में समानता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का होगा, और इनके अलावा क्या होंगे, आपका सीटीटी का पेपर होता है, पेपर 1 वाला, या फिर आपका ग्रेड 3 का पेपर होता है जहां पर भी है। उसमें क्या रहता है कि 5 पेपर हैं, 5 विषय हैं। 5 विषय में बाल विकास आ गया, हिंदी आ गया, संस्कृत या अंग्रेजी आ गया, गणित है और पर्यावरण है। आप जब पहली बार पेपर आपको दिया गया, आपने बाल विकास में बहुत अच्छे नंबर ले आए, 30 में से लगभग 28 नंबर। क्लियर है। अगली बार आपको पेपर दिया गया, आपने उसी प्रकार के नमूने में यहां पर पर्यावरण में अच्छे नंबर ले आए। फिर पेपर मिला साहब आपको, आपने हिंदी में अच्छे नंबर ले आए। ये क्या हुआ, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है और इनका क्षेत्र कई बार सीमित होता है। यदि किसी व्यक्ति से विशिष्ट प्रकार के नमूने या प्रतिदर्श, मतलब जो पेपर मैंने बताया था उसी प्रकार नमूना प्रतिदर्श भरवाया जाए, तो व्यक्ति अपने बुद्धि परीक्षण के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और किसी अन्य में नहीं। यह संभव है कि 2 या 2 से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार का तत्व अधिक प्रकार से दिखाई दे, मतलब अगली बार भी बाल विकास में नंबर ज्यादा, अगली बार फिर बाल विकास में ज्यादा नंबर, लेकिन उसके पश्चात कहीं ना कहीं दूसरा भी आ सकता है। तो उनमें से एक समान तत्व की विद्यमानता मानी जाएगी, लेकिन ये हमेशा समान होगा ये बात स्वीकार नहीं होगी। क्लियर है ना, समझे इस बात को। मतलब कभी कभी हम लोग किसी बात को रिपीट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन कई बार वही चीज हमारे पास गलत भी हो जाती है। क्लियर है। तो ये आया प्रतिदर्श, नमूना, प्रतिरूप। जब हम प्रतिदर्श या नमूने को भरवाते हैं तो हमारी बुद्धि किसी एक क्षेत्र में तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, दूसरे में नहीं। लेकिन अगली बार फिर से भरवाया जाए तो संभवतः उसी क्षेत्र में फिर से अच्छा काम करे या ना भी करे, ये भी कहानी देखी जाएगी। तो ये प्रतिदर्श के अकॉर्डिंग आपका जो बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है वो अपने अपने अलग अलग स्वरूप को, योग्यताओं को प्रदर्शित कर रही होती है। तो प्रतिदर्श, नमूना, सैंपलिंग या प्रतिरूप सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमसन साहब ने दिया है। अगला चलते हैं, हमारे पास आएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रम ये बर्नर महोदय ने दिया हुआ था। इसे हम लोग क्रमिक, क्रोनोलॉजिकल या हायरार्किकल थ्योरी भी कहा जाता है। ये भी हमारे पास में जो सिद्धांत है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और थर्स्टन का बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत दोनों मिलाकर बना हुआ है। स्पीयरमैन का ये और थर्स्टन का बहुमानसिक योग्यता। केरी नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, थर्स्टन साहब आ रहे हैं। इनका साथ दिया था बर्ट और कैटल महोदय भी। इन्होंने एक पिरामिड बनाया बुद्धि का, इसके सबसे ऊपरी भाग में रखा जी फैक्टर, जनरल।
जिसकी जरूरत सभी प्रकार के बौद्धिक क्रियाकलाप में करने की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाता कौन सा हमारे पास मानसिक क्रियाकलाप में? जी फैक्टर। इसके बाद सबसे नीचे रखा है इन्होंने कौन सा? तो बोलेंगे यहां पर आता है स्पेशल फैक्टर, ये एस, ये स्पेशल फैक्टर यहां पर आएगा। तो जो विशिष्ट बुद्धि कहां पर सबसे नीचे है, ठीक। अब बात करेंगे अन्य के जो बीच के स्तर हैं, यहां पर रखा हुआ कौन से? तो बोलेंगे हम लोग यहां पर में नाम जाएगा ये इनके थर्स्टन साहब की मानसिक योग्यताओं को, जो अलग अलग प्रतिरूप प्रदर्शित करेंगे। तो प्रश्न पूछता है पदानुक्रमिक सिद्धांत में, बर्नर के पदानुक्रमिक सिद्धांत में सबसे ऊपरी भाग में या सोपान में किसे रखा जाता है? तो बोलेंगे जनरल बुद्धि को, सामान्य बुद्धि को। सबसे नीचे किसे रखा जाता है? तो बोलेंगे विशिष्ट बुद्धि को। क्यों रखा जाता मतलब नहीं करना है, पूछेगा नहीं क्योंकि, तो क्यों मैंने बताया। फिर भी जिसकी जरूरत सभी प्रकार के बौद्धिक क्रियाकलाप करने में होती है वो कहलाता कौन सा? सबसे जनरल ऊपर साइड में। जो विशिष्ट क्रियाकलाप करने के लिए नीचे होती है वो हमारे पास अलग से जाएगी। तो पदानुक्रम में सबसे ऊपर जी और सबसे नीचे एस, बीच में थर्स्टन साहब बैठे हुए हैं, मानसिक योग्यता कर रहे होंगे। क्लियर है। अगला एक और सिद्धांत, बोले ऑर्थन जेनसेन नाम के व्यक्ति ने एक और पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया हुआ था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, वो तो है ही है लेकिन एक और है। तो इनके मानसिक योग्यता सिद्धांत में दो स्तर आते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर। बात करेंगे पहले में सहचार्यात्मक अधिगम की बात की हुई है, जो आगत निर्गत के समान होता है, इनपुट आउटपुट के समान है। सहचार्य ये आया, सहचार के माध्यम से हम परिस्थिति के अंतर संबंध होते हैं वो। दूसरा आता है भैया स्तर संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर। तो सहचर पहला और दूसरा संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर आता है, मतलब जिसमें उच्च स्तरीय कौशल, ज्ञान आदि होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत से परिवर्तित करते हैं। आगत इंफॉर्मेशन, प्रभावी निर्गत मतलब कि अच्छा आउटपुट जो होगा उसके माध्यम से। तो आर्थर जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल में हायरार्किकल मॉडल, ये थ्योरी नहीं बोलेंगे, मॉडल हमारे पास आएगा। तो इसमें कितने तत्व बताए गए हैं? तो दो स्तर हैं, दो सोपान है। वहां पर कितने थे? तीन थे, हम बात कर रहे हैं। पहला आया कौन सा आपका? जी थर्स्टन साहब, और उसके बाद नीचे आ गया कौन सा? एस। यहां दो हैं, सहचार्यात्मक अधिगम और दूसरा आपका संज्ञानात्मक क्षमताएं। क्लियर है। अगला चलते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है ना, आप कभी आ जाए कभी तो भैया पता होना चाहिए। और फिर आता है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखेंगे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये, नॉट टू पब्लिश। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया था 1985 में। त्रिचाप के अंतर्गत में हमारे पास आते हैं संदर्भित उपसिद्धांत। यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष संस्कृति में कौन सा व्यवहार बुद्धिमानपूर्ण कहलाएगा, संदर्भ के अकॉर्डिंग। यार उसने ऐसा किया था, ये स्वीकार है वो। दूसरा आता है अनुभविक, तो यह बताता है कि किसी प्रकार का अनुभव बुद्धि को प्रभावित करता है और किस प्रकार किसी व्यक्ति के अनुभवों को बुद्धि प्रभावित करती है। ये दोनों आता था कौन सा? अनुभविक उपसिद्धांत। तीन चाप हैं इसके, तीन पार्ट हैं इसके। तो बोलेंगे पहला संदर्भिक उपचाप, अनुभविक और तीसरा घटकीय। तो घटकी बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहारों में अंतर्निहित संज्ञान प्रक्रियाओं का वर्णन यह कर रहा होता है, और इसके पार्ट बताए गए हैं अधिघटक मतलब संज्ञानात्मक प्रकरणों का नियंत्रण करना, परीक्षण करना, सुपरविजन करना। इनके बाद आता है इनका निष्पादन, अपघटों के माध्यम से युक्तियुक्त क्रियान्वयन करना और ज्ञानार्जन करना, सूचनाओं का संकेतकन और संयोजन करना। ये सारी बात यहाँ रखी जाएंगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास है त्रिचापी सिद्धांत। तो मैंने आज सारे सिद्धांतों को विस्तार से पढ़ाया हुआ था। जो बच्चे नए हैं, पहली बार से देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी क्लासेस और हमारे टीचर की क्लासेस सारी लगातार आपको मिल जाए। कल का जो कोर्स होगा उसे मैं लाइव पढ़ाऊंगा 9 बजे शाम को। लाइव का मतलब ये है कि हम लोग संवाद भी कर पाएंगे प्रॉपरली। आज भी संवाद कर पा रहे होते हैं, मैं देख भी पाऊंगा आपको भी कौन कौन व्यक्ति है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको इसलिए लाइव पढ़ाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सिद्धांत थोड़ा सा अच्छा है। क्लियर है ना। आपको परफॉर्म, कल पेन कागज लेके बैठिएगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और 9 बजे हम मिलने वाले हैं कल, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद की कुछ थोड़ी सी जानकारी। मेरी किताब है बाल विकास की, इसमें बहुत सारी बातों को यहाँ समाहित किया गया है। इस सेकेंड एडिशन है एमपीटीटी के लिए जो खास करके बनाए गए थे। इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्नों को रखा हुआ है। मैंने आपके सारे प्रश्नों को, टॉपिक्स को बिंदुवार रखा हुआ है। ये जो मटेरियल रहा है इसमें इनके अलावा भी और डिटेल नॉलेज वहाँ पर दिया हुआ है अपनी किताब में। हालांकि मैंने उनके सार को लाकर के यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है, सारी बातों को मैंने बताया है यहाँ पर अपने क्लासेस में, लेकिन किताब किताब होती है, मैं सारी बात पढ़ करके सुना नहीं सकता हूँ। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है।
प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे और इसमें पुराने जो परीक्षा पैटर्न है उनके सारे बिंदुओं को भी कवर किया हुआ है। क्लियर है? इस किताब को यदि आपको चाहिए होगी तो इसका प्राइस मार्केट में है 230 रुपया। क्लियर है? हम लोग जनरली 200 रुपये में इनको मार्केट में दे रहे होते थे, 180 200 रुपये में अलग अलग क्षेत्रों में दुकान है। आपको इंदौर में चाहिए किताब तो B3 स्टोर से भंवरकुआ में, तिलक नगर में है, गीता हॉल में है। और यदि आपको सागर में चाहिए किताब तो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, सरस्वती बुक स्टोर्स में। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में चाहिए होगी तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है जहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो आपको यदि किताब ही चाहिए होगी तो मैं आपको कुरियर करूँगा तो कुरियर चार्ज अलग से लगेगा, और यदि PDF वर्जन चाहिए होगा तो भी आप ले सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से। उसका मिनिमम चार्जेस आपको रहेगा मात्र 100 रुपये। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।